हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। तो चलिए हम आपके लिए एडमिशन से रिलेटेड एक और एपिसोड लेके आ रहे हैं आज। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जेएनयू एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस है। कहने का मतलब अभी जेएनयू का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में भी, भैया जेएनयू का रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि सीयूईटी का जो रिज़ल्ट है वो अभी आना शुरू हो गया है। कुछ यूनिवर्सिटी जैसे इफ्लू में आ चुका है, पहला जो प्रोविजनल जो लिस्ट है वो आ चुका है, पर अभी जेएनयू का नहीं आया है। तो इसी बारे में हम चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में। तो आप प्लीज़ आज का एपिसोड ज़रूर देखें, इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है, काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं जेएनयू का जो रिज़ल्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। देखिए एग्जैक्ट तो मैं भी नहीं बता सकता कि जेएनयू का रिज़ल्ट कब आएगा, पर आज मैं एडमिनिस्ट्रेशन गया था, वहाँ पे रिज़ल्ट अपडेट के बारे में मैंने पूछा कि सर कब तक रिज़ल्ट आएगा जेएनयू का। क्योंकि जेएनयू का रिज़ल्ट 17 को आने वाला था, पर आज हो गया 19, पर अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। तो उनका कहना है कि रिज़ल्ट बस आज और नहीं तो कल रिज़ल्ट आने ही वाला है। तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए आप जो है जेएनयू का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आप उस पर चेक करते रहो। क्योंकि रिज़ल्ट बस आने ही वाला, आज नहीं तो कल, मैक्सिमम हो सकता है इस वीकेंड आ ही जाए, लेकिन ये है कि आज कल में आ ही जाएगा। तो आप बिल्कुल चेक करते रहो, रिजल्ट अपडेट रहो। तो आइए हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में जानते हैं। तो आप बताओ कि कट ऑफ जो है जेएनयू का किस हिसाब से जाता है। तो दोस्तों, आप सबको तो पहले ये बता दें कि आप लोगों को सब पता भी है कि जेएनयू जो है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन्स होते हैं। अब रिजर्वेशन बेस्ड एडमिशन्स होते हैं तो उसमें आपके जो जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ हाई जाता है। उसके बाद थोड़ी सी ओबीसी कैटेगरी है, उसमें थोड़ा सा कम जाता है कट ऑफ। फिर एसटी और एससी कैटेगरीज हैं। तो इस हिसाब से आपके एडमिशन के कट ऑफ लिस्ट निकलते हैं। वो डिपेंडिंग आप किस रिजर्वेशन ब्लॉक में आप अप्लाई करते हैं, उस हिसाब से फिर आपका वो कट ऑफ निकलता है। तो ये कि आप जब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में मैक्सिमम जो है, जो आपके वेस्ट एशियन लैंग्वेजेस हैं, जिसमें आपके अरबिक आता है, पर्शियन है और आपके पश्तो है, और ये सब लैंग्वेजेस में जो आपके जो कट ऑफ हैं वो 65 to 75 के बीच में जाता है। तो ये आपका जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ जा रहा है। हो सकता है कि जब बहुत से बच्चे अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें आपका जो रेशियो है वो बढ़ जाता है, तो और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं बच्चे, तो फिर वो 75 to 80 के बीच में वो कट ऑफ चले जाता है, डिपेंडिंग कि कैसा पेपर आप सबका गया है। सोचिए अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो ऑब्वियस सी बात है सबका पेपर अच्छा गया है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं जेएनयू के एग्ज़ाम के लिए। तो अगर बहुत ईजी पेपर आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ये कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। अगर हाई में आपका 75 to 80 के ब्रैकेट में जा सकता है, या 70 to 75 के ब्रैकेट में जा सकता है। स्पेशली ये एशियन लैंग्वेजेस की, स्पेशली ये आपका वेस्ट एशियन लैंग्वेज की मैंने बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं यूरोपियन लैंग्वेजेस में। यूरोपियन लैंग्वेजेस में क्या है कि जो मार्केट है वो आप बहुत से बच्चे चूँकि स्कूल्स में भी प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंच लैंग्वेजेस का, स्पेनिश लैंग्वेजेस का और जर्मन का। जो अगर आप अर्बन एरिया से बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पे ये स्कूल्स में ही लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो इस हिसाब से ये कट ऑफ उससे भी बेटर हो जाता है जो आपके वेस्ट एशियन लैंग्वेजेस हैं। तो इस लैंग्वेजेस के लिए हमें 75 to 80 का ब्रैकेट में आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाता है। अब जो आखिरी में है वो है एशियन लैंग्वेजेस, जो आपके कोरियन, जापानीज़ एंड चाइनीज़ हैं। इसमें सबको कोई ना कोई बेसिक आइडिया है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, कि सबसे डिफ़िकल्ट इसमें चाइनीज़ है। तो इसलिए चाइनीज़ थोड़ी सी बच्चे डिफ़िकल्टी की वजह से भी थोड़ा सा कम अप्लाई करते हैं कि कहते हैं डिफ़िकल्ट पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और जो के पॉप कल्चर है और एनिमे कल्चर है, इस वजह से बच्चे जापानीज़ एंड कोरियन में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जेएनयू में लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में जाता है वो है आपका कोरियन लैंग्वेज और आपका जापानीज़ लैंग्वेज। इनके बीच में हमेशा एक रेस लगी रहती है कि किस में सबसे ज़्यादा बच्चे आएंगे और जो सबसे ज़्यादा कम्पीट करके बच्चे आएंगे। तो इस हिसाब से आपका जापानीज़ एंड कोरियन में काफ़ी अच्छा कट ऑफ जाता है। ये मैंने एक बात कही आपकी ये जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में हमेशा 75 to 80 तक का आपका ये एक ब्रैकेट है, ये जाएगा। पर मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये हमारा P1 कैटेगरी का ये ब्रैकेट है। P1 कैटेगरी क्या आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि जेएनयू में P1 और P2 कैटेगरीज आ जाते हैं। अब P1 कैटेगरी वो है जिसमें अगर आपने अपना क्लास 12 विदिन 2 ईयर्स दिया है और फिर आपने जेएनयू में अप्लाई किया है,
मतलब अगर आपने 2022 में अगर आपने क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं तो 2024 तक आप JNU में P1 कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन के लिए। पर अगर आपका क्लास 12 हुए हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुका है, या आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, या आपने कोई और डिग्री होल्ड किया हुआ है, तो फिर आप P2 कैटेगरी में आ जाएंगे। P2 कैटेगरी में क्या है कि जो भी सीट्स हमारे पास JNU में है तो वो 20% सीट्स P2 कैटेगरी के लिए, मतलब आपको और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर एक जनरल कैटेगरी में P1 कैटेगरी का बच्चा 85 तक में उसको सीट मिल जा रही है, तो आपको 87 टू 89 या 90 लाना पड़ेगा P2 कैटेगरी के लिए बच्चे के लिए, तो उनके एडमिशन हो जाएगी। तो ये अगर जनरल कैटेगरी में आपका 75 टू 80 का ब्रैकेट है या 65 टू 75 का ब्रैकेट है, तो OBC और ST में आप 4 मार्क्स या 5 मार्क्स कम कर दीजिए, तो उस हिसाब से वो 70 के ब्रैकेट में या 65 के ब्रैकेट में सबसे कम कट ऑफ जो जाता है हमारे ऑब्जर्वेशंस के अनुसार, वो है आपका वेस्ट एशियन लैंग्वेजेस में पर्शियन है और पश्तो है और अरेबिक है। क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें ये भी आते हैं कि वो अपना सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, बहुत से अदर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी यूज़ भी करते हैं, साथ में लैंग्वेजेस भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से आपका ये कट ऑफ का सीन थोड़ा बैठता है। सो गाइज, एडमिशन JNU का जो एडमिशन होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ मार्क्स आपको मिलता है, क्वार्टाइल और डेप्रिविएशन पॉइंट कहते हैं इसे, और एक मिलता है गर्ल्स को भी। जो गर्ल्स स्टूडेंट है उनको जो है 6 नहीं, इस साल जो है 7 पॉइंट्स मिल रहा है गर्ल्स जो स्टूडेंट्स है। इसके अलावा जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट को JNU के पेज में आपको दिया गया है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट जितने भी है उसमें जो है, अगर आपने क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से 10th किया है, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आपने 12th किया है, तो आपको पहले तो 2-2 पॉइंट्स था, पर अब जो है शायद 3-3 पॉइंट हो गया है, तो आपको टोटल 6 पॉइंट्स मिलेंगे क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन अगर आपने 10th किया है क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से और क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के बाहर आपने 12th किया है, तो बस आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। इस हिसाब से है जो है आपको मिलता है JNU में एक्स्ट्रा मार्क्स, आपका जो रिजल्ट में ये ऐड होता है। इस पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा जो भी इसराइल ने कही कि लड़कियों के मामले में कि लड़कियों को 7 पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो हमारे समाज में जो लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो लड़कियों को और आगे ज़्यादा एजुकेशन मिले और वो और ज़्यादा compete कर पाएँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर एक लड़की आपके साथ में पढ़ाई करती है तो वो कितनी केपेबल है, वो कितनी अच्छे से कितनी आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये लागू किया है कि हर लड़की को ज़्यादा अच्छा मौका मिले, वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ पाएँ, तो उनको 7 पॉइंट्स मिलते हैं एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन एंड शी इज़ अ गर्ल, कि वो आए और compete करे और अच्छे से ज़्यादा अपने फ्यूचर को और अच्छा ब्राइट बनाए। और जो क्वार्टाइल की बात ये इसराइल भाई कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ कि जितने भी इंडिया में सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़ में आते हैं, तो वो इन JNU के क्वार्टाइल लिस्ट में वो जगहों का नाम का मेंशन होगा। तो अगर आप वो लिस्ट खोलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितने पॉइंट्स आपको वो एरिया वाइज मिल रहे हैं। जितना वो रूरल एरिया होगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, जितना सेमी अर्बन एरिया होगा उतने पॉइंट्स होंगे, पर अर्बन एरियाज़ का कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपकी एजुकेशन दिल्ली से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, फॉर एग्जांपल बैंगलोर से, जो बड़े शहर हैं वहाँ से है, तो वहाँ के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेगा। पर अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको ऑब्वियसली पॉइंट्स मिलेगा। गाइज, एडमिशन जो CUET का जो एडमिशन है वो अभी आप उसके लिए ज़्यादा हड़बड़ाए ना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जामिया को छोड़ के ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटी में लैंग्वेजेस पढ़ाया जा रहा है वो सारे यूनिवर्सिटी जो है CUET के अंदर आता है। जैसे आप ले लीजिए BHU ले लीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ले लीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ले लीजिए, और JNU तो है ही। बाकी इसके अलावा जो है आप IFLU ले लीजिए, वो भी काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है, और IFLU का तो रिज़ल्ट भी आ गया है। तो यही है कि रिज़ल्ट आ गया, अगर आपका IFLU में भी हो गया है, अगर आप JNU में लेने चाह रहे हैं एडमिशन, तो अभी JNU का रिज़ल्ट आने वाला ही है आजकल में, या कोई यूनिवर्सिटी अगर JNU से पहले आ जा रहा है तो आप हड़बड़ाइए ना, क्योंकि काउंसलिंग का तो डेट आपको रहता है कुछ दिन का। तो उसके अलावा जब रिज़ल्ट आ जाए कम्प्लीटली सारा यूनिवर्सिटी का, पर आप देख लेना कि काउंसलिंग का डेट मतलब किस यूनिवर्सिटी का कब है, वो तो वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। उस हिसाब से फिर आप ये भी देख लेना कि आपको कौन सा लैंग्वेज आप इंटरेस्ट है पढ़ने में, और कौन सा लैंग्वेज में आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसके तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आराम से जब सारे यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आ जाए,
क्योंकि सब ऑलमोस्ट आने वाला ही है आजकल में। उसके अलावा फिर अपने चॉइस जो है यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो, कौन से लैंग्वेज आपको मिल रहा है, तो उस हिसाब से फिर आप आराम से जो है लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। राइट। और जैसे ये अभी बात कही, यहाँ पे इंडिया में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। सिर्फ जामिया मिलिया इस्लामिया को छोड़ के सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो लैंग्वेज पढ़ाती हैं वो CUET के अंडर में आ रही हैं। तो आपके पास फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टू सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, JNU और वगैरह वगैरह ऑप्शंस हैं। अब यही है कि हर यूनिवर्सिटी का जो लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंट है उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके अपने फैकल्टीज़ हैं, उनके उस हिसाब से पूरे सेटअप किया हुआ है। वो आपको देखना है कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अपने में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। कोई यहाँ पे कोई किसी से कम नहीं है, क्योंकि सब केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो सारे अच्छे हैं। तो बस ये है कि आपको दिल्ली आना है तो आपके लिए JNU विल बी द बेस्ट, बिकॉज JNU में एक बहुत आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट का चांसेस होता है यहाँ पे, क्योंकि आप बहुत टाइम लोगों से मिलते हैं, एम्बेसी प्रोग्राम्स वगैरह में मिलते हैं। बाकी जो और सब एरियाज हैं वहाँ पे ये इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो इस वजह से आप देखें, समझें और फिर डिसाइड करें। दैट्स इट गाइज। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग ने ग्रेजुएशन कर चुके किसी चीज़ से, पर उनको अगर लैंग्वेज सीखना है तो इफ्लू में अभी सर्टिफिकेट कोर्स के लिए फॉर्म आया हुआ है। उसमें आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो मार्क्स बेसिस पे होता है आपका। तो आप सर्टिफिकेट वाला फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं इफ्लू के लिए। बिल्कुल, और लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। आप सब सीखें लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में आपको खुद एक मज़ा आएगा। हाँ, क्योंकि कमेंट में भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि लैंग्वेज में क्या करियर है, तो इस बारे में हम आपको एक अलग एपिसोड लाएंगे। पर यह है कि लैंग्वेज मज़ेदार है, आप है ना, इसका करियर भी अच्छा है। लैंग्वेज एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, या ये इसके बारे में हम लोग एक और एपिसोड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। पर एज क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं, तो आप उस भाषा के साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना, वहाँ के गाने, वहाँ की मूवी सब देखते हैं आप। तो वो अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपके अंदर वो कल्चरल इंटरेस्ट है, तो आप ज़रूर लैंग्वेज पढ़ें। आपको वो प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा, साथ में आपको एक मज़ा भी आएगा पढ़ते पढ़ते वो लैंग्वेज को। और मज़ा आएगा यार, आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलता है। जैसे कि आप अगर चाइनीज़ सीख रहे हो, चाइनीज़ में भी स्कॉलरशिप है, कोरियन में भी स्कॉलरशिप है। काफ़ी लोग जो है अपना स्कॉलरशिप लेके कोरिया जा रहे हैं, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर सीख रहे हैं, वहाँ का फूड के मतलब जो भी है सब कुछ वहाँ आपको जानने को मिलेगा, आप एंजॉय करोगे। और एज ए अर्निंग भी अगर देखोगे आप तो है लैंग्वेज में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। प्लीज़ गो अहेड, ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हो। लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल जाइए लैंग्वेज के लिए। बाकी हम इस पे डिटेल में एपिसोड बनाएंगे, बस आज के लिए ही आपको अपडेट देना चाहते थे। क्वेश्चंस आपके पास हैं प्लीज़ पोस्ट कीजिए क्वेश्चंस अपने, हम उसका जवाब देंगे, ज़रूर देंगे, बिल्कुल कोशिश करिए जवाब देने का। और लाइक करते रहिए हमें, प्यार देते रहिए हमें, और क्या। हाँ बिल्कुल, फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी आपका सवाल है आप बिल्कुल आप कमेंट में पूछिए। तो यही है गाइस, आज हम यही एपिसोड ख़त्म करते हैं, फिर आगे आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज के लिए एपिसोड लेते आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको बहुत सारे अपडेट देते रहेंगे हम। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बाय बाय।